हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके BS 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का पूरा न्यू सॉल्व मॉडल पेपर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। MCQ वाले बच्चों के लिए मैंने अलग से MCQ की वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मात्र ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैसिव रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग पैसिव रेजिस्टेंस क्या है। देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट्स को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारे साथ अपने यूनिट्स को पढ़ा होगा, अपनी क्लासेस की होंगी, तो उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही आसान होगा। और जिन बच्चों ने नहीं की है वो एक बार क्लासेस कर लेंगे प्लेलिस्ट में चेक करके। बाकी जो वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ आप उनको देख कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, गांधी जी के अनुसार पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिंग इनजस्टिस विदाउट यूजिंग वायलेंस। गांधी जी के अनुसार पैसिव रेजिस्टेंस का अर्थ है बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करना। मतलब हिंसा ना करो, बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करना ही पैसिव रेजिस्टेंस है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ, लव, पेशेंस एंड नॉन वायलेंस। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ये बेस्ड होता है ट्रुथ यानी सच्चाई, लव यानी प्यार, पेशेंस यानी धैर्य, नॉन वायलेंस और अहिंसा पर आधारित होता है। गांधी कॉल्ड इस सत्याग्रह, गांधी जी इसको सत्याग्रह कहते हैं। इस मेथड में पीपुल फाइट अगेंस्ट रॉन्ग एक्शंस पीसफुली एंड आर रेडी टू सफ़र फॉर ट्रूथ इंस्टीड ऑफ हार्मिंग अदर्स। इस मेथड में लोग गलत कार्यों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। गांधी जी विश्वास रखते हैं पैसिव रेजिस्टेंस वाज ए पावरफुल एंड मोरल वे टू अचीव जस्टिस एंड फ्रीडम। गांधी जी मानते थे कि जो पैसिव रेजिस्टेंस होता है, जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है, वो जस्टिस और फ्रीडम को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली और एक मोरल वे यानी नैतिक तरीका होता है। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल क्लास आपकी यूनिट नंबर 1 में कराई है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर गांधीज व्यू ऑन एजुकेशन। गांधी जी का एजुकेशन पर क्या व्यू है, यानी कि गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, गांधी जी के अनुसार एजुकेशन शुड डेवलप द बॉडी, माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। गांधी जी का कहना है कि जो एजुकेशन शिक्षा होती है शुड करनी चाहिए डेवलप, विकसित द बॉडी शरीर को, माइंड मन को एंड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति के चरित्र को। गांधी जी के अनुसार एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति के शरीर, मन और उसके चरित्र का विकास करे। ही बिलीव दैट ट्रू एजुकेशन टीचेस गुड वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस। गांधी जी का मानना है कि जो एक ट्रू एजुकेशन होती है वो इंसानों को गुड वैल्यूज सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है और सेल्फ रिलायंस सिखाती है। गांधी सपोर्टेड प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू वर्क एंड क्राफ्ट। गांधी जी कार्य और हस्तकला के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। ही आल्सो बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो एजुकेशन दी जाए, वो उसमें विश्वास रखते थे कि जो एजुकेशन दी जाए वो मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि बच्चों को वो अच्छे से समझ आए। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य था इज़ टू मेक ए पर्सन ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल टू सोसाइटी। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो इंसानों को ईमानदार बनाए, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनाए, एंड यूजफुल फॉर सोसाइटी और समाज के लिए उपयोगी बनाए। वही शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी क्रिटिसाइज इंग्लिश एजुकेशन। गांधी जी ने इंग्लिश एजुकेशन की आलोचना क्यों की। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन के विरोधी थे।
तो क्यों उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया? गांधी क्रिटिसाइज इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज इट इग्नोर इंडियन कल्चर एंड मेड इंडिया डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न आइडियाज़। गांधी जी ने इंग्लिश एजुकेशन की आलोचना इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियन कल्चर को इग्नोर करती है, भारतीय संस्कृति को इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है और मेड बनाती है इंडियंस भारतीयों को डिपेंडेंट, निर्भर ऑन वेस्टर्न आइडियाज़। जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं उन पर भारतीयों को निर्भर बनाती है और भारतीय संस्कृति को इग्नोर करती है जो इंग्लिश एजुकेशन है। इसलिए गांधी जी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ही प्रीफर एजुकेशन इन मदर टंग। गांधी जी का मानना था कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग में ही दी जानी चाहिए, अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ना कि इंग्लिश में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ मेमोरी इन द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अदर साइड ऑफ साइलेंस में जो मेमोरी चैप्टर है ये जो लिखा है बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये उर्वशी बुटालिया की लिखी गई किताब है जिसमें वो पार्टीशन के टाइम की चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। तो उसमें मेन थीम क्या होता है? द मेन थीम ऑफ मेमोरी इज़ द पेन ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। अदर साइड ऑफ साइलेंस का एक चैप्टर मेमोरी होता है। इसका मेन थीम है 1947 में भारत की आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले जो विभाजन हुआ, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पूरा विभाजन हुआ और हम 15 अगस्त को फाइनली आज़ाद हो गए 1947 में। तो उससे पहले क्या हुआ? पार्टीशन होता है, पाकिस्तान बनता है। तो पार्टीशन के टाइम जो भी चीज़ें इंसान फेस कर रहा था, वायलेंस, फियर, लॉस ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें वही इसका मेन थीम है। उर्वशी बुटालिया एक्सप्लेन्स हाउ पीपुल रिमेंबर्ड वायलेंस, फियर, लॉस ऑफ फैमिली एंड माइग्रेशन। इसमें उर्वशी बुटालिया बताती हैं कि लोगों ने हिंसा, डर, परिवार के बिछड़ने और पलायन को कैसे याद किया। पलायन का मतलब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से लोग इधर आ रहे थे, इधर से लोग उधर जा रहे थे। तो इस तरीके से मतलब भारत से लोग उधर जा रहे हैं, उधर से लोग इधर आ रहे हैं। तो मतलब अपना घर छोड़कर दूसरी तरफ जाना, ये चीज़, और फैमिली से बिछड़ने का जो एक तकलीफ़ थी, क्योंकि उस टाइम औरतों को अगवा कर लिया जाता था, उनको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, लिखी गई हैं। द चैप्टर शोज दैट मेमोरीज ऑफ पार्टीशन स्टेड अलाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये चैप्टर दिखाता है कि पार्टीशन की यादें कई वर्षों तक लोगों के मन में जीवित रहीं। इट आल्सो टेल्स हाउ ऑर्डिनरी पीपल, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रेन, सफर ड्यूरिंग पार्टीशन एंड हाउ दिस मेमोरीज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं और बच्चों के दुखों को इसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसे तकलीफ़ें झेली, और ये जो तकलीफ़ें थीं किस तरीके से उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। ये मेमोरीज़ उनके लिए कितनी भयानक हो गई। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ 7 स्टेप्स अराउंड फायर। तो ये जो ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसका थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, द मेन थीम ऑफ 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज सोशल इंजस्टिस अगेंस्ट द हिजरा कम्युनिटी। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर का मेन थीम हिजरा समुदाय के लोगों के साथ होने वाला अन्याय है। महेश दत्तानी का ये प्ले है और इस प्ले में महेश दत्तानी शोज दिखाते हैं हाउ हिजराज आर इग्नोर्ड, इंसल्टेड एंड ट्रीटेड इनफेयरली बाय सोसाइटी। इसमें महेश दत्तानी ने दिखाया है कि समाज में जो हिजड़ा लोग होते हैं उनको कैसे अपमानित किया जाता है, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। द प्ले आल्सो टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स एंड द सर्च फॉर ट्रूथ। ये नाटक मानव अधिकार, समानता और सत्य की खोज पर आधारित है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ उमा राव कैरेक्टर के माध्यम से द राइटर एक्सप्लेन्स द पेन एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय हिजराज इन देयर डेली लाइव्स। तो उमा राव कैरेक्टर के माध्यम से लेखक ने हिजड़ा समुदाय के दुख और संघर्ष को प्रस्तुत किया है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज उमा राव इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर में ये जो हिजड़ा कम्युनिटी होते हैं उनके बारे में पूरा महेश दत्तानी ने लिखा है। अगर आपने ड्रामा नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरा ड्रामा पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, Uma Rao is the main character in the play. She is a
रिसर्चर एंड वाइफ ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, वो रिसर्चर हैं और वाइफ हैं पुलिस ऑफिसर की। उमा इन्वेस्टिगेट्स द मर्डर ऑफ कमला, उमा राव जो हैं कमला के मर्डर के बारे में छानबीन करती हैं, जो कि एक हिजरा होती है और काफ़ी खूबसूरत होती है। ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सी लर्न्स, वो पाती हैं अबाउट द सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द हिजरास कम्युनिटी, तो जांच के दौरान उसे हिजड़ा समुदाय के दुख, भेदभाव और संघर्षों के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि कैसे जो हिजड़ा होते हैं उनके साथ अन्याय समाज के अंदर किया जाता है। महेश दत्तानी यूजेज उमास कैरेक्टर टू रिवील द ट्रूथ एंड इनजस्टिस इन सोसाइटी, महेश दत्तानी ने अपने इस प्ले में उमा कैरेक्टर के माध्यम से समाज की सच्चाई और अन्याय को दिखाया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ नेक्टर इन ए सीव बाय कमला मरकंडिया। कमला मरकंडिया का जो नावल नेक्टर इन ए सीव है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और पूरा नावल मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका थीम इम्पॉर्टेंट है और इस पर पूरा अलग से लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी मैंने अपलोड की है। व्हाट इज द मेन थीम? द मेन थीम ऑफ नेक्टर इन ए सीव इन पुअर्टी, सफरिंग एंड स्ट्रगल इन रूरल इंडिया। देखिए आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा या नावल दिया गया है सभी पर अलग अलग वीडियोस भी अपलोड हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। नेक्टर इन ए सीव की मेन थीम पुअर्टी, गरीबी है, सफरिंग कष्ट है, और स्ट्रगल है रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण समाज में जो लोग स्ट्रगल करते हैं, इसमें महिला के संघर्ष को दिखाया गया है। कमला मरकंडिया शोज हाउ पुअर फार्मर फेस हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस। इसमें कमला मरकंडिया ने दिखाया है कि गरीब किसान की भूख, बेरोजगारी और औद्योगिकीकरण के इस कारण होने वाले बदलाव कैसे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। गरीब लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, भूखमरी भी देखते हैं, परेशानियां भी देखते हैं, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उनके कामों पर भी, उनके लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द नॉवेल आल्सो हाईलाइट्स, ये नॉवेल ये भी दिखाता है लव, पेशेंस, होप एंड स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। ये उपन्यास प्यार, सब्र और आशा और कठिन परिस्थितियों में मानव शक्ति को भी दर्शाता है, जिसमें रुकमणी नाम की एक कैरेक्टर होती है जिसकी शादी एक गरीब किसान से कर दी जाती है जिसके हस्बैंड का नाम नाथन होता है, और ये दोनों इतने गरीब होते हैं कि इन्हें कई बार भूखमरी का सामना करना पड़ता है। गरीबी ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में झेलते हैं, मगर रुकमणी को फिर भी उम्मीद होती है एक दिन अच्छा दिन ज़रूर आ जाएगा। इस तरीके से इनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सिर्फ उम्मीदों के सहारे। तो इसमें राइटर ने यही चीज़ दिखाने की कोशिश की है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ रुकमणी इन द नॉवेल। तो रुकमणी कौन है नॉवेल नेक्टर इन ए सीव में? रुकमणी इज़ द मेन कैरेक्टर एंड नरेटर ऑफ द नॉवेल। नॉवेल की मेन नरेटर है, पूरी स्टोरी यही कहती है और यही मेन कैरेक्टर है। सी इज़ ए विलेज लाइफ वुमेन मैरिड टू नाथन, वो एक सिंपल विलेज वुमेन है जिसकी शादी नाथन के साथ हुई है, हु इज़ ए पुअर फार्मर, जो कि एक गरीब किसान है। थ्रू आउट द स्टोरी शी फेसेस मैनी हार्डशिप सच एज पुअर्टी, हंगर एंड लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स। पूरे उपन्यास में वह गरीबी, भूख और परिवार के नुकसान जैसे कई कष्टों का सामना करती है। कमला मरकंडिया प्रेजेंट्स रुकमणी एज ए सिंबल ऑफ पेशेंस, कॉरेज एंड होप। कमला मरकंडिया ने अपने इस नावल में रुकमणी को धैर्य, साहस और आशा का प्रतीक दिखाया है कि किस तरीके से इतनी गरीबी, इतनी परेशानी के बावजूद भी इसे अच्छे दिन की होप होती है और कभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ती और मेहनत करना नहीं छोड़ती। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। ये एक अनटचेबल यानी अछूत, ये एक ऐसा नावल है जिसमें मुल्क राज आनंद ने जो ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जो निम्न कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उसको इसमें राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। द मेन थीम अनटचेबल इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस। इसका मेन थीम है जाति भेदभाव और सामाजिक अन्याय। पूरा नावल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, तो कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो, आपको सभी पर वीडियोस मिल जाएंगी। मुल्क राज आनंद शोज द सफरिंग ऑफ अनटचेबल हु आर ट्रीटेड एज इनफीरियर बाय अपर कास्ट। मुल्क राज आनंद ने अपने इस नावल में दिखाया है कि कैसे ऐसे लोगों को जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोग उनको अछूत मानते हैं और उनको समाज में नीचा समझा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
द नॉवेल हाईलाइट्स poverty, humiliation and lack of dignity faced by the lower caste people. इस उपन्यास में गरीबी, अपमान और सम्मान की कमी को दिखाया गया है. इट आल्सो रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म इन सोसाइटी. ये नॉवेल ये भी प्रेजेंट करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए समाज के अंदर. अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ बाखा इन द नॉवेल अनटचेबल. तो बाखा जो है मेन कैरेक्टर होता है अनटचेबल नॉवेल में, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है. ये एक स्वीपर होता है, टॉयलेट का साफ़ करने वाला लड़का होता है. और जब कभी भी रोड पर चलते टाइम ये किसी अपर कास्ट में गलती से भी टच हो जाता है तो लोग इसे गालियाँ देते, इसे मारते, इसे बेइज्जत करते, जिसकी वजह से ये सोचता था कि आखिर ये लोअर कास्ट का क्यों है, मतलब ये इसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता था. तो देखिए, बाखा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल. ही इज़ ए यंग स्वीपर बॉय हु बिलोंग्स टू द अनटचेबल कास्ट. ये एक सफाई कर्मी था जो कि साफ़ करता था टॉयलेट और अछूत जाति से संबंधित है. ही फेसेस इंसल्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट द डे वाइल क्लीनिंग लैट्रिन्स एंड स्ट्रीट्स. उसे दिन भर शौचालय साफ करने और अन्य कामों के दौरान अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है. मुल्कराज आनंद uses बाखास कैरेक्टर्स टू द शो पेन एंड स्ट्रगल्स ऑफ अनटचेबल पीपुल इन सोसाइटी. मुल्कराज आनंद ने अपने इस नॉवेल अनटचेबल में बखा कैरेक्टर के माध्यम से समाज में अछूत लोगों के दुख और दर्द और उनके संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है. अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास. मिस्टर बिस्वास ये जो नॉवेल है इसका मेन थीम क्या है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें विश्वास नाम के एक गरीब आदमी की कहानी है जिसके पास अपना एक घर नहीं होता और समाज में इसे कितना बेइज्जत होना पड़ता है, अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत होना पड़ता है. और घर इसके लिए सिर्फ एक रहने की जगह नहीं होती, ये अपना घर बनाना चाहता है अपनी खुद की पहचान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी इज्जत के लिए. तो पूरे लाइफ ये स्ट्रगल करता है जो मिस्टर विश्वास होता है. और एंड में जब ये अपना घर बनाता है, इसके बच्चे होते हैं, इसकी शादी होती है, उसके बाद जब ये अपना घर बना पाता है, इसके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, फिर ये कुछ उधार लेकर घर तो बना लेता है. वो घर अच्छा नहीं था, पुराना ही था, लेता है जो घर खरीदता है, लेकिन वो घर अपना तो था. ये चीज़ वो सोचता है तो उसे सुकून मिलता है. घर का किराया भी नहीं दे पाता, किराया का मतलब जो कर्ज था वो अभी दे नहीं पाता, इसकी डेथ हो जाती है. लेकिन ये अपने लाइफ में अपने घर का सपना पूरा कर लेता है. द मेन थीम ऑफ ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इज़ द स्ट्रगल ऑफ आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी. इसका मेन थीम है स्वतंत्रता, पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष. वी.एस. नायपॉल की ही ये नॉवेल है. शोज हाउ मिस्टर बिस्वास फाइट्स अगेंस्ट पुअर्टी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ हीज इन लॉज. इसमें दिखाया गया है कि कैसे मिस्टर विश्वास गरीबी के खिलाफ अपने गरीबी के खिलाफ अपनी निर्भरता के लिए अपने ससुराल वालों से मतलब बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है. द नॉवेल आल्सो हाईलाइट्स colonial influence, family pressure and the desire of personal freedom. ये उपन्यास औपनिवेशिक प्रभाव, पारिवारिक बदलाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा को भी दर्शाता है. मिस्टर बिस्वास ड्रीम्स ऑफ ओविंग ए हाउस रिप्रेजेंट्स हिज विश फॉर सिक्योरिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. मिस्टर बिस्वास का सपना है कि उनका अपना घर हो जो उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक हो. तो ये नॉवेल आप ज़रूर पढ़िएगा, नॉवेल बहुत अच्छा है और मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको. इससे रिलेटेड अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड की थी. तो आज की वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको तैयार कर लीजिएगा. और ऐसी कई सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप सभी वीडियोस को देखकर एग्जाम देने चले जाइए. आपकी एग्जाम की तैयारी 100% बेस्ट होगी. पेपर 2 के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा. आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.